ठीक है ना। तो एस्टिमेशन ऑफ या डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस, टेस्टिंग ऑफ फॉस्फोरस पी। चलिए हेडिंग डालिए, टेस्टिंग ऑफ फॉस्फोरस किस तरीके से करते हैं। देखिए टेस्टिंग ऑफ फॉस्फोरस में हमारे पास मान लिया एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मान लिया हमारे पास एक, भाई ऑर्गेनिक ही कंपाउंड होगा और क्या, इनऑर्गेनिक तो होगा नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखिए प्रैक्टिकली समझिएगा, लैब में गए ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और आपको क्या करना है कि ये डिटेक्ट करना है कि दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैज फॉस्फोरस और नॉट। तो क्या करना है, आप इसका रिएक्शन सोडियम पेरोक्साइड से करवा दीजिए, सोडियम पेरोक्साइड। तो सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम एक हाईली एक्सप्लोजिव होता है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस होगा तो 100% ये सोडियम का फॉस्फेट बन जाता है, Na3PO4 फॉर्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सोडियम फॉस्फेट, दैट इज कॉल्ड सोडियम फॉस्फेट। ध्यान रखिएगा यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फॉस्फोरस होगा तभी वो सोडियम फॉस्फेट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अच्छा, उसके बाद अब सोडियम फॉस्फेट बन गया, उसके बाद आप इसमें डालोगे कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 डालते ही क्या हो जाएगा, H3PO4, H3PO4 बन जाता है और प्लस NaNO3 बन जाता है। मैं यहां पे बैलेंस नहीं कर रहा हूं रिएक्शन को ना, इट इज सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट इसलिए बनाया कि इसको टेस्ट करना आसान है। अब सोडियम फॉस्फेट की रिएक्शन देखिएगा जरा, समझिएगा अच्छे से। सोडियम फॉस्फेट की रिएक्शन करवा दिया जाए अमोनियम मोलिब्डेट से, क्या फॉर्मूला होता है, NH4 का होल ट्वाइस MOO3, दैट इज कॉल्ड अमोनियम मोलिब्डेट, अमोनियम मोलिब्डेट होता है। और अमोनियम मोलिब्डेट की रिएक्शन इसी HNO3 के साथ, ध्यान रखना कंसंट्रेटेड HNO3 साथ में रहेगा, कंसंट्रेटेड HNO3 रहेगा, तो ये बन जाएगा NH4 का होल थ्राइस अमोनियम PO4 डॉट 12 MO मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, इट इज कॉल्ड अमोनियम फॉस्फो या फॉस्फा मोलिब्डेट, और ये बनता है येलो पीपीटी का, ये येलो पीपीटी फॉर्म हो जाता है। येलो प्रेसिपिटेट बनते ही हम ये कंफर्म कर देते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फोरस एटम कंपलसरी होगा, प्लस अमोनियम नाइट्रेट निकल जाता है, प्लस वाटर निकल जाता है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, समझ पा रहे हो ना। मतलब अब ओवरऑल कैसे पता चलेगा तुमको, भाई तुमको लर्न करना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न इट, बिना रट्टा मारे आप नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब में अगर आपको कुछ याद नहीं है तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, सोडियम पेरोक्साइड से रिएक्शन होगी, सोडियम पेरोक्साइड हाईली सोडियम एक्सप्लोजिव होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फॉस्फोरस होगा तो सोडियम फॉस्फेट बन जाएगा, सोडियम फॉस्फेट की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 डालोगे, क्या बन जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। इसी फॉस्फोरिक एसिड को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ अमोनियम मोलिब्डेट लेना है। अमोनियम मोलिब्डेट एक हमारे पास फॉस्फोरस का डिस्टिंग्विश करने का एक अच्छा रिएजेंट है, यू हैव टू लर्न इट दिस थिंग। और अमोनियम मोलिब्डेट को जैसे ही आप इसके साथ डालोगे तो वहां पर येलो पीपीटी दिख जाएगा, और अगर येलो पीपीटी दिख गया इट मींस इट कंफर्म कि फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर। अब देखो ये छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटी छोटी चीजें आपको पूछी जा सकती है। कई बार आपसे ये अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का कलर ही पूछ लिया गया, इसके साथ इसकी रिएक्शन ही पूछ ली गई, प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर, ठीक है ना। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा मेन कंसर्न है क्या, येलो प्रेसिपिटेट से। येलो प्रेसिपिटेट आते ही कंफर्म कि इट हैज फॉस्फोरस। समझ गए। चलो भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, ये सारी की सारी बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं होगी, और बिल्कुल एज इट इज आपको रट्टा मारना है, एज इट इज रट्टा मारना है। चलिए अब उसके बाद एक छोटा सा पार्ट और बचा है। हमने आपसे कहा था, मैंने हेलोजन की टेस्टिंग आपको करा दी है। हेलोजन में फ्लोरीन टेस्ट नहीं कराया है, एफ टेस्ट नहीं कराया है। अगर हमारे पास एफ टेस्ट करना हो, फ्लोराइड टेस्ट करना है, फ्लोराइड टेस्ट में हमें क्या करना होगा, एक लिसैन या लसानीज एक्सट्रैक्ट में अगर हमारे पास कोई मान लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चलिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यही ले लेते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है
एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हमने और इसमें इसको मिला दिया लसानीज एक्सट्रैक्ट। लसानीज एक्सट्रैक्ट मतलब समझते हो, लसानीज एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि सोडियम मेटल फ्यूजन यूज किया जाता है। मतलब ये क्या करता है, ये एक ऐसा सोडियम का एक कंपोजिशन है कि किसी भी कंपाउंड के साथ उसको आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने में कैपेबल होता है। और अगर हमारे पास इसके अंदर फ्लोरीन होगा तो ये NaF में कन्वर्ट कर देगा और ये एक तरीके का देखिए आयनिक कंपाउंड होता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर ये लसानीज एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है तो सोडियम का फ्लोराइड फॉर्म हो जाता है जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और एक्वस में यूज किया जाता है। एक्वस में यूज किया जाता है। ये बात सबको समझ में आ रही है? सोडियम फ्लोराइड एक्वस में यूज किया जाएगा। लसानीज एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है सोडियम मेटल फ्यूजन। आप यहां लिख सकते हो सोडियम मेटल फ्यूजन। डेफिनेटली सोडियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने में कैपेबल होता है, दैट इज कॉल्ड सोडियम फ्लोराइड। ये हम सोडियम फ्लोराइड कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? सोडियम फ्लोराइड की, इसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिला देते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4, देखो H2SO4 एक किंग ऑफ एसिड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तीन कंडीशंस इसके अंदर होती हैं, हेंस वी विल यूज H2SO4 और H2SO4 यूज होते ही ये बन जाता है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड दिख रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब ये हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इसको और हीट करते हैं, तब तक हीट करते हैं जब तक ये वेपर फेज में ना बन जाए। मतलब इसको वेपर फेज में बना लेते हैं, वेपर फेज में। और वेपर फेज में बनाने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, ग्लास, कोई भी ग्लास की रॉड लेंगे और ग्लास की रॉड जब वेपर फॉर्म में आ जाता है ना तो वेपर्स बनने लगते हैं, तो ग्लास की रॉड में इसको हम क्या करते हैं, ग्लास की रॉड के नीचे इसको फ्लो होने देते हैं। मतलब इसमें ग्लास हम क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं कैसे, मान लीजिए ये HF वेपर बन गया, हीट किया, वेपर फॉर्म में यहां आ गया, ठीक है ना, वेपर के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। वेपर फॉर्म में आते ही इसको जैसे ही ग्लास, मॉइस्ट ग्लास होना चाहिए। ग्लास का मतलब होता है सिलिका, SiO2, और एक्सेस में यूज करते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक वैक्सी सॉलिड फॉर्म में आता है, वैक्सी फॉर्म में आ जाता है, वैक्सी सब्सटेंस के फॉर्म में आ जाता है, ऐसे वैक्सी सब्सटेंस के फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, एक बात खास बता दूं मैं कि ये जो HF होता है ना, HF जनरली किसी से रिएक्शन नहीं करता है। जनरली किसी से रिएक्शन नहीं करने का मतलब ये है कि ये ग्लास से रिएक्शन कर जाता है। यानी इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि जितने भी एसिड होते हैं, चाहे HCl हो, चाहे HBr हो, चाहे HI हो, सभी को आपने देखा होगा लैब में कांच की बोतल में रखा जाता है ना कांच की बोतल में। लेकिन HF को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता। कांच की बोतल में सारे के सारे एसिड इसलिए रखे जाते हैं बिकॉज एसिड्स विल नेवर रिएक्ट विद द ग्लास एक्सेप्ट HF। एक बार जेई में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि रिएक्शन किससे नहीं करता है, तो HF जो है वो ग्लास में अगर रखा जाएगा ना तो ग्लास से वो रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करते ही वो वैक्सिक सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या फ्लोरीन है, फ्लोराइड है। हाँ भाई, समझ में आ रहा है? सो तो नहीं गए तुम लोग? सचिन सो तो नहीं गया बेटा? ऐसा लग रहा है मुझे सो गया। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। आज ही मेरे पास एक वीडियो आया था, एक पिक्चर आई थी आज मेरे पास, किसी ने व्हाट्सएप पे भेजी थी कि ऑनलाइन का क्या फायदा होता है। टीचर पढ़ा रहा है सामने, है ना, टीचर पढ़ा रहा होता है सामने और बच्चा क्या करता है, बच्चा अपनी फोटो मोबाइल के सामने रख देता है, अपनी फोटो लगा के, है ना, और बगल में सो रहा होता है और फोटो लगी होती है मोबाइल के सामने। मुझे याद आ गया, हाँ यार बात तो सही है, ऐसी सिचुएशन तो नहीं होती है, दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं है, कोई हलचल नहीं है। वैसे तुम लोग ऐसा नहीं है, तुम लोग अच्छे बच्चे हो। तो समझ में आ गया। तो ये था फ्लोरीन का टेस्ट। मतलब सीधा सा फंडा ये है कि इन दिस सिचुएशन यू हैव टू लर्न इट। जितना अच्छा रट्टा मारोगे उतना अच्छा काम होगा। सुबह दोपहर शाम 3-4 टाइम रट्टा मारो, रट रट के समझो, समझ समझ के रटो। कोई तरीका नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं बना है और जेई हर साल इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, मतलब पूछेगा, ठीक है ना। लगातार सुनो, ये ऑलरेडी वीडियोस रिकॉर्ड्स भी होते हैं और रिकॉर्ड कर भी रहा हूं मैं, डायरेक्ट अपलोड भी हो जाएंगे, डायरेक्ट आप देख भी सकते हो। थ्योरी नोट्स बनाओ, वीडियोस देखो, रट्टा मारो,
फ्लैट क्वेश्चन आने वाला है, फ्लैट क्वेश्चन। नाउ इट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस का काम ओवर होता है। इट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, ये तो था हमारे पास प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब एक हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जानते हो कौन सी? हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, पहला चैप्टर। दूसरा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तीसरा एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिर एमाइंस। इन सब की अपनी भी एक टेस्टिंग होती है, पता है ना? अल्काइल हैलाइड की टेस्टिंग, एराइल हैलाइड की टेस्टिंग, अल्कोहल की टेस्टिंग, है ना, फिनॉल की टेस्टिंग, एल्डिहाइड की, कीटोन्स की, एसिड की, एमाइंस की, ईथर की, सारी टेस्टिंग वो हम आपको ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना? अल्कोहल ल्यूकास टेस्ट होता है, विक्टर मेयर टेस्ट होता है, ये सारा आपको पता है आगे कौन कौन से टेस्ट होते हैं। टॉलरेंस होता है, फेलिंग होता है, बेनेडिक्ट होता है, नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट हम यहाँ बात नहीं करने वाले। मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली लैब के अंदर जाएंगे और हमने वो टेस्ट पढ़ा रहे हैं जो हमने आपको नहीं पढ़ाए हैं, यानी कि वो टेस्ट जो प्रैक्टिकल के डिस्टिंग्विश करने के लिए, जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस पर बेस्ड बनी हुई है, वो तो हर बच्चा चैप्टर के अंदर पढ़ ही लेता है। अगर आप अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर टेस्टिंग पढ़ोगे, एल्डिहाइड, कीटोन पढ़ोगे तो उसके अंदर टेस्टिंग पढ़ोगे, ठीक है ना? लेकिन ये वाली चीजें नहीं पढ़ोगे क्योंकि ये 11th स्टैंडर्ड है। 11th स्टैंडर्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट वाला टॉपिक है, ठीक है ना? तो अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। हेडिंग डालें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब यह है कि अब हम परसेंटेज वाइज बात करेंगे। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसके अंदर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, हैलोजन होगा, फास्फोरस होगा, सल्फर होगा, व्हाटएवर, और अब हम आपसे पूछेंगे बताओ उसके अंदर कितना परसेंट कार्बन है, उसके अंदर कितना परसेंट फास्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है। बात सबको समझ में आ रही है? तो हम सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ कार्बन एज वेल एज परसेंटेज, डिटेक्शन तो हम कर ही चुके हैं, अब हम परसेंटेज निकालेंगे। सबसे पहले कार्बन का निकाल लेते हैं, फिर हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं, फिर हैलोजन का, फिर फास्फोरस का, फिर सल्फर का, और सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन का। द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, estimation of nitrogen in term of nitrogen as well as ammonia by Duma method as well as by जेल्डॉल मेथड, जिसको हम प्यार से चंडाल मेथड भी कहते हैं। चंडाल नहीं, जेल्डॉल ही होता है, ठीक है ना? तो हम एक एक करके सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो, तुम चाहो तो फॉर्मूला रट्टा मार सकते हो, लेकिन मैं तुमको फॉर्मूला बिल्कुल बताने वाला नहीं। जहां तक समझ सकते हैं समझेंगे, और जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा समझने के अलावा तो सिंपल हम रट्टा मार लेंगे, ठीक है ना? ये एक पार्ट ऐसा है जो IIT JEE पता नहीं क्यों पूछता है, उसको ऐसा क्यों लगता है कि बच्चे रटने वाले होने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाला पोर्शन, मतलब ऑर्गेनिक के लिए रटना पड़ेगा आपको। देखो, कार्बन हाइड्रोजन के लिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। देखो, मान लिया हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो वेट है वो मान लिया 5 ग्राम है, मान लिया 5 ग्राम है। इसको हीट किया जाता है, क्वेश्चन के फॉर्म में अच्छे से समझिएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और साथ में वाटर निकलता है, ठीक है ना? साथ में वाटर निकलता है, ढंग से समझिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और साथ में वाटर निकलता है। अब मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड यहां निकलती है 3 ग्राम और ये निकलती है 2 ग्राम। आपको दिया जाएगा कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड या हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, ठीक है ना? तो आपको बताना है कि ये बताओ कि कार्बन का कितना परसेंट है यहाँ पे और हाइड्रोजन का कितना परसेंट है यहाँ पे। इवन हम ऑक्सीजन का भी पूछ सकते हैं, है ना? जब कार्बन का निकाल सकते तो ऑक्सीजन का निकाल, हाइड्रोजन निकाल सकते, लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, हम ऑक्सीजन का भी निकाल लेंगे। तो कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज या ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकाला जा सकता है, क्या कंसेप्ट है? तो देखिए, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है आपको, आप कंसेप्ट समझो जरा। ऐसे क्वेश्चन हमने एम्पेरिकल फॉर्मूले में आपको करवाए थे। भाई, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बताओ एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लो, और परसेंटेज निकालने के बाद फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूले का कंसेप्ट तो आपको आता ही सबको, ठीक है ना? तो देखो तरीका क्या है, और मैं बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। तो देखो, पहली बात तो ये पता चले कि इस 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितने ग्राम है।
इस 2 ग्राम हाइड्रोजन में, 2 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन कितने ग्राम है ये तो पता चले पहले। तो कैसे पता चलेगा, देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन कितने, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। स्टोइकियोमेट्री बेसिक कंसेप्ट कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन है, दिख रहा है, इसलिए 3 ग्राम में कितना होगा जरा बता सकते हो। बिल्कुल क्लियर हो गया, 12/44 इंटू 3 ग्राम कार्बन दिख रहा है, आ गया कार्बन। अब कार्बन की वैल्यू आ गई, तो ये कार्बन की वैल्यू इसमें कितना ग्राम है, ये कार्बन की वैल्यू इसमें, यानी ये अपॉन 5 इंटू 100। बात समझ पा रहे हो ना, यानी कि कितना परसेंटेज निकालोगे कैसे, 12 इंटू 3 यहां लिख देता हूं, अपॉन 44 इंटू 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 नहीं इधर इंटू 5 इंटू 100। देखो भाई परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या दिख रहा है सभी को, क्या कार्बन का परसेंटेज का फॉर्मूला ये आएगा। अब इसका फॉर्मूला मैं बनाता हूं, आप चाहो तो देखो 44 हमेशा फिक्स रहने वाला है, 12 हमेशा फिक्स रहने वाला है भाई, 44 में 12 हमेशा रहेगा। वेरिएशन केवल 3 में आएगा ना, यस 3 में आएगा। वेरिएशन केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड के 5 ग्राम में आएगा ना, यस वेरिएशन 5 में आएगा। केवल 3 और 5 में वेरिएशन आएगा, 12 और 44 तो वही रहने वाला है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला बन गया इज इक्वल टू क्या, 12/44। फॉर्मूला चाहो तो रट सकते हो, 12/44 इंटू 3 इज वॉट, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी क्या गिवन वेट। इसको 5 ग्राम यहां से हटाता हूं, 5 ग्राम ऊपर लिख देता हूं, है ना, यानी वेट ऑफ गिवन कंपाउंड, यानी जो इवॉल्व कंपाउंड है, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकले, अपॉन क्या, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड into 100। now it is percentage of carbon। देख लो भाई ये फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, आप चाहो तो लर्न कर सकते हो। 12/44 वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जितना कार्बन डाइऑक्साइड का वेट दिया हो वही 3 है, अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना वेट दिया हो इंटू 100, दैट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन। इजिली आप निकाल सकते हो, जो भी कैलकुलेशन आ जाए वही आंसर होगा। मैथमेटिकली आप इतना जानते हो, मेरा काम है आपको कंसेप्ट समझा देना। क्या ये बात समझ पा रहे हो, कोई डाउट इसमें? भाई देखो ऐसे क्वेश्चन हमने एम्पेरिकल में सॉल्व करवाए थे, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। 44 में 12 है इसलिए 3 में, जितना भी हो 3 में, तो 3 वेरी करेगा, यहां वेरी करेगा, ये वही रहेगा, ठीक है ना। इट इज परसेंटेज ऑफ कार्बन। और बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर लगाऊं, यहां पे हाइड्रोजन का परसेंटेज देखो जरा। हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन के परसेंटेज निकालने में यहां पे देखो सिचुएशन क्या है, ये देखो 18 ग्राम वाटर में कितने ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, साफ दिख रहा है, इसलिए कितने ग्राम में, 2 ग्राम में, ये आपको दिया होगा, है ना। 2 ग्राम में कितना हो जाएगा, 2/18 इंटू 2 ग्राम, है ना। और ये पूरा जो हाइड्रोजन आ गया ना, इसमें कितना परसेंटेज है, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, ठीक है ना। तो जरा फॉर्मूला बताओ, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन का क्या निकलेगा, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला निकलेगा क्या, 2/18 कॉमन रहेगा, 1/9 भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। 2/18 इंटू वही हो जाएगा क्या, वेट ऑफ वाटर अपॉन क्या, वेट ऑफ गिवन कंपाउंड इंटू 100, इट इज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। एक बार कार्बन और हाइड्रोजन आ गया, दोनों को ऐड करके 100 से माइनस कर दो तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। ये ऑक्सीजन का परसेंटेज भी आप, तो यहां पर सिचुएशन अलग अलग है, कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज आसानी से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, फास्ट, थोड़ा जल्दी से सॉल्व करें। ठीक है ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स अगर देंगे तो आप इजीली समझ जाओगे इसको। ठीक है ना। अच्छा, वन मोर थिंग, इस मेथड का एक नाम है, लेकिन नाम में क्या रखा है, हाँ कार्बन 16.36, ओके, LIEBIGS कंबशन मेथड।
इसको हम लेबर कंबर्सन मेथड के नाम से जानते हैं। हालांकि नाम में क्या रखा है, मेन काम समझो, तो लेबर कंबर्सन मेथड के नाम से जाना जाता है और इजीली आप यहां से कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन कर सकते हो। होपफुली क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। एक तरीके का क्वेश्चन ही सॉल्व किया है, आंसर आप निकाल पाओगे, नो प्रॉब्लम। इट इज डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ हेलोजन। अगला देखो, डिटेक्शन ऑफ एक्स। देखो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हीट करेंगे। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हीट करेंगे, और ध्यान रखिएगा इसको जब हीट करेंगे ना तो हमेशा इसको कंसंट्रेटेड HNO3, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, और इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में हीट करोगे। भाई हमारे पास हमको एक्स चाहिए ना इसमें, कि भाई इसमें एक्स है या नहीं, तो ध्यान रखिएगा सिंपल कंसंट्रेटेड HNO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में करोगे। वो इसलिए कि अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कार्बन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा ही बनेगा, और अगर हाइड्रोजन है तो वाटर बनेगा। लेकिन अगर सिल्वर नाइट्रेट है और अगर यहां कोई हेलोजन होगा तो वो AgX में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए हमने यहां पर सिल्वर नाइट्रेट लिया है। मतलब अगर हम हेलोजन की टेस्टिंग कर रहे हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हेलोजन का कर रहे हैं तो हमको क्या करना होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ साथ सिल्वर नाइट्रेट भी डालना पड़ता है। तो सिल्वर नाइट्रेट डालते ही ये दोनों तो हमारे पास पहले की तरह काम करेंगे, लेकिन यहां सिल्वर का हेलाइड काम करेगा, सिल्वर का हेलाइड। और सिल्वर का हेलाइड क्या करेगा, अब इस सिल्वर के हेलाइड में यहां पर AgCl भी हो सकता है, AgBr भी हो सकता है, AgI भी हो सकता है। हमने आपको बताया है कि वो व्हाइट, पेल येलो और लाइट येलो कलर होते हैं, है ना। उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस में टेस्टिंग सारी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की बता चुके हैं। रेणुका, रेणुका, हाँ बेटा कुछ कहना चाहती हो? बेटा कुछ कहना है बेटा, बोल दो भाई अगर कुछ कहना चाहती हो। यस, सॉरी सर गलती से हो गया, इतनी बार रेणुका लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, ओके। चलो देखो क्या पढ़ा रहा था मैं, हाँ सिल्वर हेलाइड। सिल्वर हेलाइड का अब सिल्वर का क्लोराइड हो सकता है, सिल्वर का ब्रोमाइड हो सकता है, सिल्वर का आयोडाइड हो सकता है। कैसे टेस्ट करेंगे, कॉमन सेंस बताओ जरा, तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ, कैसे क्या करेंगे अब कि अब हम सिल्वर हेलाइड को हम किस तरीके से यूज करेंगे कि सिल्वर हेलाइड का काम बन जाए। बताइए सिल्वर हेलाइड को किस तरीके से रिलेट करेंगे। बिल्कुल वही जैसे पिछला वाला कंसेप्ट था, कहीं कोई वेरिएशन नहीं है। मान लिया ये 20 ग्राम दे रखा है तो ये निकलता है मान लिया 10 ग्राम, ये निकलता है मान लिया 5 ग्राम, तो ये भी निकलेगा 5 ग्राम। मान लिया ऐसा मास कंजर्वेशन तो रहेगा ही। ये 10 ग्राम, ये H2O 5 ग्राम, 5 ग्राम वो, ठीक है ना। अब हमें पहले ये तो पता चले NH4OH, ये क्या है बेटा NH4OH? NH4OH क्या क्या कहना क्या चाहते हो NH4OH से? देखो सिल्वर हेलाइड, अब पहले ये पता चले कि 5 ग्राम सिल्वर हेलाइड में हेलोजन है कितना, और जितना हेलोजन होगा वो हेलोजन इस 20 ग्राम में कितना परसेंटेज है। सिंपल। तो मान लिया अगर मैं सिल्वर क्लोराइड की बात करूं, चलो यहां पर सिल्वर क्लोराइड एक एग्जांपल लेते हैं तो आपसे समझ में आ जाएगा। मान लिया यहां Cl है तो वो सिल्वर क्लोराइड निकलेगा। तो सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर क्लोराइड का मोलिकुलर वेट निकाल लो टोटल। तो सिल्वर क्लोराइड का मोलिकुलर वेट होता है 143.5 ग्राम AgCl। इतने AgCl में Cl है कितना, 35.5 ग्राम, 35.5 ग्राम Cl है। तो मुझे बताओ 5 ग्राम में कितना आएगा, तो 5 ग्राम में ये वैल्यू आ जाएगी 35.5 अपॉन 143.5 इंटू 5। बात समझ पा रहे हो। और ये कितने में परसेंटेज निकाला, 20 ग्राम, 20 इंटू 100, नाउ इट इज द आंसर। बात समझ पा रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये 35.5 143.5 ये Cl के रेस्पेक्ट में कॉमन होगा। तो परसेंटेज ऑफ अगर Cl निकालना है तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 35.5
अपॉन 143.5 इंटू, ठीक है ना, इंटू, बताइए इंटू क्या होगा, इंटू गिवन वेट ऑफ एजीसीएल, है ना, गिवन वेट ऑफ एजीसीएल अपॉन वेट ऑफ गिवन कंपाउंड इंटू 100। देखिए भाई ये फॉर्मूला बना कि नहीं, बन गया, समझ पा रहे हो, होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा परसेंट ऑफ बी आर और परसेंट ऑफ आई। अब एजी बी आर का मॉलिक्यूलर यहां रखना, इतने में बी आर इतना होता है, इसलिए गिवन में इतना कितना होगा, तो ये वैल्यू भी चेंज होगी और गिवन वेट ऑफ एजीसीएल भी चेंज होगा, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब वो एजी बी आर के रेस्पेक्ट में काम किया जाएगा, फिर एजी आई के रेस्पेक्ट में काम किया जाएगा, तो सभी का मॉलिक्यूलर वेट आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, अपने आप परसेंटेज ऑफ क्लोरीन आ जाएगा। तो डिटेक्शन ऑफ सीएल, डिटेक्शन ऑफ बी आर, डिटेक्शन ऑफ आई, इन तीनों का परसेंटेज आप निकाल सकते हो। अगर आप चाहो तो ये फॉर्मूला लर्न कर लो, या कंसेप्ट हमने आपके सामने बता दिया है। फॉर्मूला नहीं भी लर्न करोगे तो फॉर्मूला आप यहां से बना लोगे, कंसेप्ट है ये पूरा, इसी कंसेप्ट को हमने उस फॉर्मूले में प्लेस करके रख दिया है। हाँ भाई सचिन को देखो कितने तेजी से समझ में आ रहा है, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा समझ रहे हो, क्योंकि बहुत आसान है इसलिए समझ रहे हो, ठीक है ना। चलिए इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सल्फर की जो टेस्टिंग होती है ना, वो क्वांटिटेटिव मतलब कैलकुलेशन नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल है। हम रिएक्शन करवा के एक्सपेरिमेंटली इसको वेट कर लेते हैं सल्फर, इसलिए सल्फर के लिए कोई हम ऐसे कैलकुलेशन नहीं करते हैं। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सबसे इंपॉर्टेंट डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं। नंबर 1 ड्यूमास मेथड, नंबर 2 चंडाल मेथड, चंडाल नहीं जेल्डॉल मेथड। जेल्डॉल का मतलब KJEL नहीं LAHL, जेल्डॉल्स मेथड। स्पेलिंग देख लेना भाई, ऐसा ना हो पेपर में आ जाए कि राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ जेल्डॉल मेथड, है ना ऐसा आ जाए तो कितना आसान हो जाए काम, है ना। व्हाटएवर स्पेलिंग देख लीजिएगा, ड्यूमास मेथड और जेल्डॉल मेथड, ये दो मेथड्स हैं। इन दो मेथड्स के थ्रू हम नाइट्रोजन को डिटेक्ट करेंगे कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। बात क्लियर हो रही है? तो अब हम एक एक करके मेथड समझेंगे और दोनों हद से ज्यादा आसान है। मतलब हमको आता है, हमको ये नहीं पता कि उसको ड्यूमा और जेल्डाल बोलते हैं, आप ऐसे समझ लो। इसके लिए आई थिंक आपको आपको मोल कंसेप्ट का टाइट्रेशन आना चाहिए और स्टेट्स ऑफ मैटर का वो कंबाइंड गैस लॉ आना चाहिए। आता है ना कंबाइंड गैस लॉ, P1V1/T1 बराबर P2V2/T2, याद है ना वो फॉर्मूला, है ना। और टाइट्रेशन वाला फॉर्मूला याद है ना वो पूरा, कि इतने में इतना टाइट्रेशन होता है तो मिलीक्वेल्स बराबर होते हैं। बस वो थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे लगने वाली हैं। तो सबसे पहले हम ड्यूमा मेथड देखेंगे। ड्यूमा मेथड क्या होता है? चलिए भाई हम सबसे पहले देखेंगे ड्यूमा मेथड क्या होता है। कोई डाउट हो किसी को पूछ लो, किसी भी तरीके का कोई डाउट अगर किसी भी बच्चे को होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किसी भी तरीके का अगर कोई डाउट। देखो मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझाऊंगा और कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली आपसे पूछूंगा। जैसे मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ढंग से समझना क्वेश्चन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे रखा है 0.3 ग्राम, और इसको जब हीट किया जाता है तो यहां पर मान लिया 50 लीटर नहीं ml मान लो, 50 ml नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और इस नाइट्रोजन गैस इज कलेक्टेड ओवर एट 700 mm Hg प्रेशर विद टेम्परेचर 300 केल्विन। ढंग से समझना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.3 ग्राम है, जिसको हीट किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस निकलती है 50 ml ऑफ नाइट्रोजन, and this nitrogen gas is collected at over 700 mm of Hg pressure
एंड विद 300 केल्विन टेम्परेचर। ढंग से समझना जरा। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इन दिस 0.3 ग्राम। इस 0.3 ग्राम में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। अब सबसे बड़ी बात ये हमें ये तो पता चले कि 50 ml नाइट्रोजन में सबसे पहले इसको सबसे पहले 50 ml ऑफ नाइट्रोजन को 700 mmHg इतने प्रेशर इतने टेम्परेचर पर इसको कलेक्ट किया गया है। तो इसको इतने टेम्परेचर प्रेशर पर कलेक्ट किया गया है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के बिहाफ पर ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन है कितना। क्वेश्चन समझना जरा पहले। इसको हीट करके अगर 50 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस निकलती है और इसको अगर इस पर कलेक्ट किया गया है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है। और अगर उसका वॉल्यूम आ जाता है तो उस वॉल्यूम को सबसे पहले किस में बनाओगे, वेट में बनाओगे। और वो वेट जो है इस 0.3 ग्राम में कितना परसेंट है। नाउ इट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। इस 50 ml ऑफ नाइट्रोजन का प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, एसटीपी पर नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा। तो एसटीपी पर नाइट्रोजन का वॉल्यूम समझते हो ना, मतलब वॉल्यूम V1 पता है, P1 पता है, T1 पता है। इसका V2 निकालना है, T2 पता है कितना 273 और P2 पता है कितना कितना स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 760 mm, है ना। तो वो पता है, यहां से V2 निकल आएगा। तो वॉल्यूम जो निकलेगा उस वॉल्यूम को आप वेट में कन्वर्ट कर लेना। वॉल्यूम को वेट में बना लोगे ना एसटीपी पे, और जो वेट आ जाएगा वो वेट 0.3 ग्राम में कितना परसेंटेज है, ये आपको सॉल्व करना है। तो आई थिंक सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा, वहां लिखा होगा कि ड्यूमा मेथड से बताओ। आपसे कहेगा ये कि ड्यूमा मेथड से नाइट्रोजन का परसेंटेज बताओ, बोल देगा ड्यूमा मेथड, क्योंकि आप ऐसा नहीं बता सकते कि कौन सा मेथड लगने वाला है, ठीक है ना। और वैसे में भी नाइट्रोजन रिडक्शन ड्यूमा मेथड से इजीली पॉसिबल होता है। तो P1V1 अपॉन T1 बराबर P2V2 अपॉन T2। तो यहां पर देख लो, P1 कितना दे रखा है, P1 दे रखा है 700 और V1 दे रखा है कितना 50 और T1 दे रखा है 300। P2 दे रखा है कितना 760 mmHg, V2 आपको निकालना है और T2 दे रखा है 273 केल्विन एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। यहां से आप V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो कि V2 की वैल्यू क्या आने वाली है। चलो पहले V2 की वैल्यू कैलकुलेट करके जल्दी से दिखाओ, जल्दी बताओ मुझे V2 की वैल्यू कितनी आ रही है। चलिए V2 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। मुझे नहीं पता कितनी, मैंने जनरल क्वेश्चन दिया हुआ है 41.9। ओके, V2 की वैल्यू आ गई 41.9999 क्या ml, यानी कि इतना वॉल्यूम नाइट्रोजन का अवेलेबल है। अब जरा देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन अगर इतना है, हाँ भाई सही निकाला, कोई और भी एक बच्चा निकाल के दिखाए कम से कम 49.9, कोई एक बच्चा और निकाल के दिखाए जरा, कम से कम 2 निकालो तो हमें समझ में आएगा। हाँ भाई सही आ रहा है 49 पॉइंट, यस करेक्ट है 49.9 करेक्ट है ना। चलो ठीक है 41.9, सॉरी 41.9। हाँ भाई देखो, वही तो मैं कह रहा हूं कि सही सही निकालो भाई, 41.9 है। संकेत प्रतीक नहीं, सरकटे प्रतीक, ओके 41.9 तेजस जोशी, यस 41.9। तो यहां से ये आ गया वॉल्यूम 41.9। अब इस वॉल्यूम को क्या आप वेट में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, 22400 ml नाइट्रोजन में कितने 28 ग्राम ही तो होते हैं, इसलिए 41.9 ml में कितने ग्राम होंगे, 28 अपॉन 22400 इंटू 41.9, यही तो आ जाएगा ग्राम नाइट्रोजन। देख लो भाई, या डायरेक्ट आप कर सकते थे यहां से, कैसे 41.9 अपॉन 22400 मोल इंटू मोलिकुलर वेट 28, वही आ जाता। समझ पा रहे हो। अब ये वेट इस 0.3 ग्राम में कितना है, तो डिवाइडेड बाई 0.3 है ना, इंटू 100। नाउ इट इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। हाँ भाई देख लो, तो फॉर्मूला जानते हो क्या हो गया, फॉर्मूला सीधे सीधे यही हो गया भाई। फॉर्मूला क्या हो गया, ये 28 तो वही रहने वाला है, 28 अपॉन 22400 यही रहने वाला है, ये कॉमन है ना। ऊपर इंटू क्या हो जाएगा 41.9 क्या आएगा, 41.9 आएगा वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, है ना, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2 से निकाल लो। और नीचे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना, इनटू 100। ये देखो ड्यूमा मेथड का फॉर्मूला ये लिखा होता है बुक्स में। तो फॉर्मूला क्या लिखा होता है, आपके सामने कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला इज नथिंग, आई थिंक फॉर्मूला हमला कुछ नहीं होता है, 28/22400। वो आपको बस क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो भी नाइट्रोजन गैस निकलेगी उसका बस P1 V1 अपॉन T1 V1 T2 से वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट कर लो, बस जो वेट आ जाएगा वॉल्यूम को वेट में ऐसे कन्वर्ट किया जाएगा। देखो ना 41.9 अपॉन 22400, ये हो गया मोल इंटू 28, ये हो गया मास। सिंपल है फंडा, है ना। और एक बार मास आ जाएगा तो ये मास 0.3 में कितना परसेंट है, तो ये अपॉन 0.3 इंटू 100। इट इज कॉल्ड ड्यूमा मेथड, इसको हम कहते हैं ड्यूमा मेथड, है ना। आसान, बड़ा आसान है। बस एक बात जरूर ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन इसका आ सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है। 16.6%, गुड, 16.6%। अगर आपने सही निकाला है तो, क्योंकि मुझे आंसर बिल्कुल याद नहीं है। अगर ये सही है तो फिर आना चाहिए, और गलत है तो फिर आप चेक कर दो। भाई देखो मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया है, कंसेप्ट के बिहाफ पे आप आंसर्स चेक कर सकते हो कि क्या आंसर आना चाहिए। 17.46, वेरी गुड। यही तो कहते हैं कि सब कुछ निकालने के बाद भी सब कुछ गलत कर दो। 17 पॉइंट कितना है बेटा, 17 पॉइंट, एक बार देख लूँ कितना आंसर आपने निकाला है, 46। चलिए ठीक है, 17.46। हाँ ये थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है, 17.46 राहुल ने निकाला है। हाँ राहुल बेटा, कैलकुलेशन भी थोड़ी मिस्टेक ना करना, है ना। देखो राहुल ने एकदम सही निकाला है, 17.46 इज करेक्ट आंसर। तो होपफुली ये ड्यूमा मेथड यहाँ से कवर होता है। अब नेक्स्ट टर्न पर वी विल स्टडी दी वॉट जेल्डॉल मेथड, ठीक है ना।